वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस। हम तीनों इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंबाइंड वीडियो ये रहने वाली है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस की। एंड तुम्हें क्या करना है, तुम्हें थोड़ा सा सभी के जो क्वेश्चंस तुम्हें आते हो वो तुम्हें सोल्व करते चलना है एंड तुम्हें कमेंट सेक्शन में बताते चलना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं, फिर तुम कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन तुम्हें करना है। एंड स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी के फर्स्ट क्वेश्चन से। एंड एवरी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी तुम्हें दूंगी, मैं सॉल्यूशन के साथ तुम्हें बताने वाली हूँ। इसके साथ साथ तुम्हें कॉपी पेन लेके बैठ जाना है। फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन तुम्हें सोल्व कर लेने हैं। एंड अगर तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन इंटरेस्टेड नहीं हो सॉल्व करने में तो तुम बायोलॉजी के एटलीस्ट क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते चलना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से ग्रेना से रिलेटेड है। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेना आर एसोसिएटेड विद। ग्रेना एसोसिएटेड है लाइट रिएक्शन के साथ, या फिर पोलन ग्रेन ऑफ एंजियोस्पर्म के साथ, या फिर डार्क रिएक्शन के साथ, या फिर बोथ लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो तुम्हें पता होगा एनसीईआरटी में डायरेक्ट यहाँ पे दे रखा है कि ग्रेना इज एसोसिएटेड विद द लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। जल्दी जल्दी आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। द एक्सिस, एक्सिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ एक्सिस। एक्सिस साइंटिफिक नेम किसका होता है? स्पॉटेड डियर का, या फिर मुस्क डियर का, या फिर बार्किंग डियर का। तो एक्सिस, एक्सिस इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ स्पॉटेड डियर, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द कन्वर्जन ऑफ द ट्रिप्सिनोजन टू द ट्रिप्सिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी इसको दे रखा है कि ट्रिप्सिनोजन जब ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में कौन यहाँ पे हेल्पफुल होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट लाइन दे रखी, तो क्वेश्चन तुम्हें याद रखना है। एनसीईआरटी की जो भी लाइन्स होंगी वो तुम्हें सारे ही साथ से साथ कवर करते चलना है। एंड मैनी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे अगर हम इतना कर लेते हैं, आपकी सारी वीडियोस कर लेते तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अगर तुम मेरी सारी वीडियोस करते हो उसके साथ साथ जो जो मैं तुम्हें बताती हूँ कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं एंड उन पे तुम डेली ध्यान करते हो, जहाँ जहाँ मैं तुम्हें बताती हूँ डेली, जैसे कि मैं आगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी तुम्हें पॉइंट आउट करती हूँ एंड बायोलॉजी में भी जो यहाँ से मैं तुम्हें बताती हूँ कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इसको तुम्हें थोड़ा सा देख लेना है एनसीईआरटी से। अगर तुम साथ साथ वो पढ़ते हो तो तुम्हारा इजीली सिलेक्शन हो जाने वाला है यहाँ पे, बिकॉज हम यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो आने वाला है, ट्रिप्सिनोजन से जब हम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम के बारे में यहाँ पे तुमसे पूछा है तो तुम्हें पता है कि एंटेरोकाइनेज जो होता है और ट्रिप्सिनोजन मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म से ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करवाता है। ठीक है, एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करवाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर तुमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हाउ मैनी मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैरिड बाय 1 मोलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन। तो तुम्हें पता होगा कि ऑक्सीजन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएशन में चलता है, अकेले ऑक्सीजन नहीं चलता है। तो हीमोग्लोबिन इसको कैरी करता है ऑक्सीजन को, तो कितने मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, ये नीट में भी आया है 2-3 बार, तो इसको तुम्हें ध्यान रख लेना है। 4 मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे कैरी करता है हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को यहाँ पे कैरी करता है, तुम्हें ये याद रख लेना है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे डी वाला तुम्हारा होने वाला है। ठीक है, 4th वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल इज राउंड एंड बायकनकेव। कौन सी सेल होती है यहाँ पे जो राउंड होती है एंड बायकनकेव होती है? तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड मैनी टाइम तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जो राउंड होती है एंड बायकनकेव होती है, तुम्हें एरिथ्रोसाइट जो तुम्हें पता होगा, आरबीसी जिसको बोलते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। तो आरबीसी की जो शेप होती है वो राउंड एंड बायकनकेव होती है यहाँ पे, तो इसको तुम्हें यहाँ पे टिक लगा देना है, करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, ब्रूनर ग्लैंड से आया है, किससे आया है? ब्रूनर ग्लैंड से आया है। ब्रूनर ग्लैंड जो होगी आर फाउंड इन इसोफेगस, स्टमक, डडनम या फिर लीवर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, वैसे तो पूछा नहीं जाता, रेयरली पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, फिर भी तुम्हें ध्यान रख लेना है। मैं तुम्हें बता देती हूँ, ब्रूनर ग्लैंड हमारी डडनम में मिलती है। ठीक है, और फाउंड इन डडनम, तो सी वाला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, दैट इज रिलेटेड टू टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन से रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम देखें, अगर इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टेस्टोस्टेरोन इज ए ट्रोपिकल हार्मोन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, स्टीरॉयड हार्मोन, या फिर क्या होने वाला है ये? तो इसके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, जल्दी से जाके कमेंट सेक्शन में तुम बता दो।
तो टेस्टोस्टेरोन इज अ स्टेरॉयड हार्मोन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करें, दैट इज रिलेटेड टू स्मॉलेस्ट मसल्स इन आवर बॉडी। स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सी होती हैं हमारी बॉडी में, तो उसके बारे में तुम्हें बता देना है यहाँ पे। तो स्टेपिस होती है या फिर स्टेपिडिस होती है या फिर स्पाइनल मसल होती है। तो तुम्हें इसके बारे में ध्यान रखना है कि स्मॉलेस्ट मसल इन ह्यूमन बॉडी पूछा है, तो मैं ऐसे तो स्मॉलेस्ट बोन नहीं पूछा है, तो इसके रिगार्डिंग तुम्हें ध्यान रख लेना है। स्टेपिडियस जो मसल होती है वो स्मॉलेस्ट होती है हमारी बॉडी में, एंड इसकी लोकेशन तुम्हें पता होगी, तो तुम्हें इसकी लोकेशन भी तुम्हें बता देनी है कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम मूव करते हैं, that is related to in which phase of the cell division recombinase enzyme participate during the gamete formation। कौन सी मतलब फेज होती है सेल डिवीजन की फेज के रिगार्डिंग मैंने पहले भी डिस्कशन हम कर चुके हैं कि इन फेज के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। मेनली यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन प्रोफेज 1 प्रोफेज 2 से रिलेटेड पूछा जाता है, तो वो तुम्हें पता होनी चाहिए इनकी सारी प्रॉपर्टीज। तो पूछा है कि किस फेज में सेल डिवीजन की किस फेज में रिकॉम्बिनेस एंजाइम पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रोफेज फर्स्ट जो अपनी स्टेज होती है उसमें रिकॉम्बिनेस एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। तो फर्स्ट वन जो होगा इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, मैच करना है तुम्हें, मैच करना है फॉलोइंग 1 एंड पार्ट 2 को, यहाँ पे तुम्हें मैच कर लेना है। तो एक्रोसोम प्रोस्टाग्लैंडिन या कोरोडेट्स एंड क्लीवेज स्टीरोड ओवम एंड जाइगोट एंड स्पर्म। तो ये क्वेश्चन है अपना मैच करना है अपने को। तो 1 बाय 1 तुम्हें यहाँ पे मैच करते चलना है, ठीक है, 1 बाय 1 तुम्हें मैच करते चलना है। तो तुम्हें देख लेना है कि कौन सा जो अपना है वो किसके साथ मैच करता है। लाइक एक्रोसोम है, ठीक है, एक्रोसोम है वो किससे यहाँ पे तुम्हें मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, तो हमें किससे मिलता जुलता दिखाई दे रहा है, स्पर्म से यहाँ पे ये मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। एंड सेकेंड हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन किससे मिलता जुलता हमें दिखाई दे रहा है, स्टीरॉयड से। एंड जो हमें यहाँ पे क्लीवेज तुम्हें देख लेना है, क्लीवेज तुम्हें किस में होता है, क्लीवेज जाइगोट में होता है, तो ये तुम्हें मिलते दिखाई दे रहा है। तो तुम्हें देख लेना है कि इसके रिलेटेड कौन सा यहाँ पे करेक्ट अपना आंसर आने वाला है। ए का हमने देखा कि फोर्थ आएगा, तो ए का 2 ऑप्शन में फोर्थ है, तो इन दोनों में से सेलेक्ट कर लेना है। बी का हमने देख लिया फर्स्ट आएगा, तो बी का जो होगा फोर्थ वाले में ही फर्स्ट है, तो ऐसे तुम्हें एलिमिनेट करके क्वेश्चंस को करना है। तो इसका फोर्थ वाला इज द करेक्ट आंसर। तो अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिगार्डिंग ईएमएफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ सेल इज ई। किसी सेल का ईएमएफ तुम्हें ई दे रखा है। अमाउंट एंड साइज ऑफ ऑल कंपोनेंट्स आर डबल। अगर हम अमाउंट एंड साइज दोनों कंपोनेंट्स के डबल कर दे तो ईएमएफ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, ईएमएफ यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो डबल हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, या फिर ईएमएफ का स्क्वायर होने वाला है, या फिर अनचेंज रहने वाला है। तो इस बात का तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है, थोड़ा सा कि जो अपनी ईएमएफ है वो चेंज नहीं होती है साइज एंड अमाउंट के साथ। जो अपनी ईएमएफ है वो साइज एंड अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती है। तो साइज एंड अगर अमाउंट हम डबल कर दे कंपोनेंट्स का तो भी ईएमएफ पे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, ईएमएफ विल रिमेन द सेम। तो इसका जो करेक्ट आंसर आने वाला है वो सी वाला आ जाएगा। ईएमएफ क्या हो जाएगी, ई यहाँ पे होने वाली है, ई इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, स्लाइडली ट्रिकी क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं। एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस R1 दे रखा है तुम्हें, एक रेजिस्टेंस है जो फर्स्ट वाला R1 रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड है, एंड जो सेकंड रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है। ए वेरिएबल रेजिस्टेंस R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इन दोनों को हमें पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें पता होना चाहिए जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कैसे हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं, एंड अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कैसे हम आर इक्विवेलेंट फाइंड करते हैं। अगर तुम्हें इन दोनों बातों का ध्यान होगा तो तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम्हें एटलीस्ट एक बार आर इक्विवेलेंट को रिवाइज कर लेना है, एंड इसके जो फॉर्मूलाज हैं इस चैप्टर के वो तुम्हें रिवाइज कर लेने, बिकॉज इनसे जो है तुम्हें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आर इक्विवेलेंट से मैनी टाइम्स यहाँ पे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो R2 इसने बता दिया कि जो पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया है, एंड दैट इज़ अ वेरिएबल इफ़ द वैल्यू ऑफ R2 कैन बी वेरिड बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। एंड R2 की वैल्यू बता दी गई है कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 एंड इन्फिनिटी होने वाली है। वट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम
रेजिस्टेंस ऑफ एन पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए आर इक्विवेलेंट की वैल्यू, मतलब आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा। आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तुम्हें लगाना है, अगर हम पैरेलल में यहाँ पे पुट करें तो सबसे पहले R1 को फिक्स रखना है एंड यहाँ पे पूछा है कि मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो सकती है आर इक्विवेलेंट की। तो R2 की हमें पहले मिनिमम, बिकॉज R1 तो सेम रहने वाले, R2 की पहले हमें मिनिमम मतलब 0 वैल्यू पुट करके देखनी है एंड देन हमें यहाँ पे R2 की इनफाइनाइट वैल्यू पुट करके देखनी है एंड दोनों कंडीशन में जो यहाँ पे आंसर आने वाला है वो तुम्हें फाइंड करके कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है एंड ऐसे करके तुम्हें आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा देना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तुम्हारा इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा एंड प्लीज़ मेंशन कर दो कमेंट सेक्शन में जल्दी से इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, द कोयल ऑफ एन इलेक्ट्रिकल हीटर इज कट टू हाफ। अगर हमने एक कोयल ले लिया, ठीक है, कोयल ले लिया हमने, इलेक्ट्रिकल हीटर की जो कोयल है उसको हमने हाफ कट कर दिया। रेट ऑफ हीट जनरेशन क्या होने वाला है, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, सेम हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब भी तुमसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो तुम्हें ऐसे नहीं बताना है कि अपने आप अगर हमारा घर में हीटर है एंड उसकी हम कोयल को कट कर दें या फिर कुछ कर दें तो क्या चेंजेस हो जाए, खुद से नहीं सोचना है, तुम्हें जस्ट फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग चलना है। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले देखना होगा हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन इन वायर का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन इन वायर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वेयर आर। ठीक है, आई स्क्वेयर आर होता है एंड आर का भी हमें पता है। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाय में ए के। ठीक है, एल बाय में ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड जैसे कि जो हीट है वो हो गया आई स्क्वेयर आर एंड जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया एल बाय ए में। तो जो अपनी हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो कोयल जो होगी अपने हाफ हमने कट कर दी, मतलब उसकी जो हमने कर दिया, मतलब जो उसकी लेंथ कर दी L/2 कर दी हमने। अगर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड हमने उसको हाफ कट कर दिया तो अमाउंट ऑफ हीट जनरेशन भी अपना कितना होने वाला है, हाफ हो जाने वाला है। तो ये तुम्हारा आंसर तुम देख पाओगे, सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं थर्मो इलेक्ट्रिक हीट के बारे में। थर्मो इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन थर्मोकपल एट ए न्यूट्रल टेम्परेचर इज। ये तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तुम्हें इसका पता होना चाहिए। पूछा गया है कि जो थर्मो इलेक्ट्रिक पावर है ऑफ एन थर्मोकपल एट ए न्यूट्रल पॉइंट, तुम्हें पता होना चाहिए जो अपना थर्मो इलेक्ट्रिक पावर होता है, ठीक है, थर्मोकपल का एक न्यूट्रल पॉइंट पे 0 होने वाला है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, ये क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट थ्योरी में ही आ जाता है, तो इसको तुम्हें ध्यान रख लेना है। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 0 आ जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज रिगार्डिंग द नीडल। ठीक है, नीडल्स हैं, तो ये जो क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग काफ़ी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं, मतलब कहीं ना कहीं एक बार तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है 2-3 साल में। तो नीडल ABC आर मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक material respectively. If a paramagnetic magnet is brought close to them, अगर ये हमने बना दिया A को, हमने A जो है एक सब मतलब हमने जो नीडल A है उसको हमने फेरोमैग्नेटिक है वो, एंड B जो वाली है जो पैरामैग्नेटिक है, एंड C वाली डायमैग्नेटिक है। अगर हम उसके इफ़ ए पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेट है उसको हम उसके उन तीनों के पास लाते हैं तो यहाँ पे क्या रिजल्ट्स निकलने वाले हैं, तो वही तुम्हें बताना है। हर किसी को अट्रैक्ट करेगा, ऑल 3 अट्रैक्ट्स ऑफ देम, ए एंड बी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे बट सी को रिपेल करने वाले हैं। ए अट्रैक्ट करेगा मतलब एंड बी इन सी वीकली यहाँ पे रिपेल करने वाले हैं, एंड ए यहाँ पे स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करने वाला है एंड बी अट्रैक्ट करेगा वीकली एंड सी रिपेल करेगा वीकली। तो इसके लिए तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल पता होना चाहिए कि जो हमें फेरोमैग्नेटिक गैस क्या करता है एंड पैरामैग्नेटिक क्या करेगा एंड डायमैग्नेटिक क्या करेगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता दूं, तो अगर हमें फेरोमैग्नेटिक जो होता है अपना वो स्ट्रॉन्गली यहाँ पे क्या करता है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट करता है एंड डायमैग्नेटिक क्या करेगा,
वीकली रिपेल करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग तुम्हें करेक्ट आंसर जो है देख लेना है। तो ए वाला अपना क्या है, ए वाला अपना फेरोमैग्नेटिक है, दैट इज स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अट्रैक्ट ए स्ट्रोंगली। एंड जो बी वाला है वो अपना क्या है, पैरामैग्नेटिक है, तो मैंने तुम्हें बताया कि वो वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट वीकली। एंड जो सी वाला जो है वो हमें देख लेना है, सी वाला क्या है अपना यहाँ पे डायमैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक तुम्हें वीकली रिपेल करने वाला है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो सी वाला होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें, दैट इज फ्रॉम द साइज के बारे में है, रिलेटिव साइज ऑफ एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमें दे रखी है O2 माइनस F माइनस Ne एंड Na प्लस, ठीक है, इज डिटरमाइंड बाय, जो इनका साइज है कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, जो इनका रिलेटिव साइज है, जो भी यहाँ पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं। आइसो मीन होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिन स्पीसीज में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उनमें हमें कैसे पता लगाएंगे कि कौन किसका साइज यहाँ पे बड़ा है एंड किसका साइज यहाँ पे छोटा है। तो उसके लिए एनसीईआरटी ने एंड यहाँ पे क्या सॉल्यूशन निकाला था साइंटिस्ट ने कि हम न्यूक्लियर चार्ज से यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं किसी भी साइज का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनका जो साइज है हम न्यूक्लियर चार्ज से यहाँ पे पता लगाएंगे। तो इन ऑप्शंस दे रखे थे, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इन आउटर सेल, नहीं ये बिल्कुल नहीं लगाएंगे, एंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंसी सेल एंड नेचर ऑफ द चार्जेस ऑन स्पीसीज। तो फर्स्ट से हम मतलब फाइंड करते हैं, न्यूक्लियर चार्ज से हम फाइंड करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, इजी क्वेश्चन है, मैनी टाइम ये क्वेश्चन रिपीट होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ द क्वांटम नंबर NLMS इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो नॉट अलाउड वाला तुम्हें सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले तुम्हें इसके लिए क्वांटम नंबर के थोड़े से रूल्स पता होने चाहिए एंड उसी से तुम इसको क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि n की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव, l की वैल्यू क्या हो सकती है, ठीक है, एंड m की वैल्यू क्या हो सकती है, s की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस हाफ होने वाले, कितनी होने वाले। तो तुम्हें जाके सभी स्टूडेंट्स को एक बार जो है क्वांटम नंबर्स के जो रूल्स हैं वो कंप्लीट यहाँ पे तुम्हें कर लेने हैं। तो मैं तुम्हें बता दूं यहाँ पे तो हमें जो वही ऑप्शन सेलेक्ट मतलब चूज़ करना है जिसमें जो थोड़ा सा हमें रॉन्ग लगे, ठीक है। ये ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, इनमें तुम्हें देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है तुम्हारे पास। तो तुम जैसे देख सकते हो NL, हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, तो हमें फर्स्ट 3 ऑप्शंस को यहाँ पे तुम देखो, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है, ठीक है, हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ वाले में भी n की वैल्यू 3 हो सकती है। नेक्स्ट l की वैल्यू पे थोड़ा सा ध्यान दो अगर तुम, तो l की वैल्यू इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है एंड इसमें 3 है, एंड तुम्हें पता है कि n की जो वैल्यू है वो l के बराबर कभी भी नहीं हो सकती। जो अपना फोर्थ वाला होगा वो अलाउड नहीं है, कभी ऐसा नहीं होगा कि n की वैल्यू l के बराबर हो जाए, मतलब n की वैल्यू भी 3 हो जाए एंड l की वैल्यू भी 3 हो जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी वाला आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें, दैट इज रिगार्डिंग, थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो सकता है तुम्हारे लिए, तो देखते चलना है तुम्हें स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें बताने वाली हूँ इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं द सैंपल ऑफ H2SO4 एज ए स्पेसिफिक ग्रेविटी। H2SO4 का हमने एक सैंपल लिया है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.84 हमें दे रखी है। इट इज़ लेबल्ड एज 96% बाय वेट। तो ये जो हमारी इसकी लेबलिंग की गई है, मतलब हमें 96% बाय वेट है ये, एंड मोलरिटी हमें इस एसिड की फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि मोलरिटी के लिए किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो पॉइंट दे रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी वाला, उसको हम यहाँ पे कैच करने वाले हैं। तो तुम्हें पता है कि ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सोल्व करना होता है। तो अपनी डेंसिटी फर्स्ट ऑफ ऑल जो दे रखी है, ठीक है, उससे हमें क्या निकाल लेना है, मास निकाल लेना है। तो मैं तुम्हें निकाल के दिखा देती हूँ, ठीक है। तो हमें यूज़ कर लेना है, जैसे कि अपनी डेंसिटी दे रखी है 1.84, तो हम कैसे निकालेंगे, डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी है अपनी 1.84 दे रखी है एंड हमें करना है, ठीक है। तो हमें मास निकाल लेना है, उसके लिए हमें क्या करना है, इसको तुम सोल्व कर लोगे। तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है एंड वॉल्यूम को जब तुम यहाँ पे चेंज करोगे, ठीक है, मिलीलीटर में चेंज करोगे, तो उसके लिए तुम यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है
एंड इसका भी तुम पॉइंट हटा के इसको पूरा तुम सोल्व कर लेना, ठीक है। इसको तुम अपने आप सोल्व कर सकते हो। ये जो अपना आ जाएगा ये तो 100 का आ जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रखा है 96% बाई वेट, तो जितना आएगा उसका तुम्हें निकाल लेना है 96%। सॉरी 96% तुम कैसे निकालोगे वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ। 96%, 96/100 करके इसका तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाके हमारा ये कंप्लीट अपना आ जाएगा, ठीक है, 96% बाई वेट करके। एंड अभी निकालनी है अपने को मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी जब निकालने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सबसे पहले तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, ठीक है। मोल्स, जब नंबर ऑफ मोल्स तुम निकालोगे तो मैं तुम्हें निकाल के बता देती हूँ, ठीक है। तो जब तुम ये कैलकुलेट कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये कंप्लीट मैंने बताया इसको सोल्व करने के बाद तुम्हारा आने वाला है 1.766। ऐसा तुम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेना, बिकॉज थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, बट तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है। एंड डिवाइड बाय हमें S2SO4 दे रखा है, तो उसका मास तुम्हें यहाँ पे देख लेना है कितना है यहाँ पे मास, तो उसका तुम्हें कैलकुलेट भी कर सकते हो। एंड थोड़ा सा तुम्हें याद रख लेना है बाई 98, एंड इसको तुम्हें सोल्व कर लेना, तुम्हारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। एंड जो आंसर है यहाँ पे 18 है। अगर तुम्हें फिर भी क्वेश्चन समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में तुम बता सकते हो, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन फिर से करवाने की। तो जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो 18 होने वाला है, डी वाला इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 0.26 ग्राम ऑफ ए मेटल हाइड्राइड कंटेन 0.02 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, इट्स इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो इसमें बोल रखा है कि तुम्हें एक मेटल हाइड्राइड दिया गया है एंड जिसका 0. तो इसके लिए तुम्हें इसके लिए पूछा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द मेटल। तो इक्विवेलेंट वेट जो मेटल का वो कितना होगा हमें बताना है। तो इक्विवेलेंट वेट का तुम्हें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो हमें पता है कि 0.02 ग्राम ऑफ अपना दे रखा है, ठीक है। 0.02 ग्राम जो होगा वो कंटेन करता है 0.26 ऑफ मेटल हाइड्राइड। तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा वो हमें निकाल लेना है सबसे पहले, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कैसे तुम्हें कैलकुलेट कर लेना है, तो तुम्हें थोड़ा सा करके बता देती हूँ। तो 0.02 जो अपना ग्राम है, ठीक है, 0.02 ग्राम है। 0.02 कंटेन करता है 0.26 ऑफ मेटल हाइड्राइड। तो 1 ग्राम कितना कंटेन करेगा, डिवाइड कर देंगे इससे हम इसको, एंड अपना जो आंसर आ जाने वाला है अप्रोक्स अपना आंसर आ जाएगा, ठीक है। अप्रोक्स अपना आंसर जो आने वाला है वो डी वाला आने वाला। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब है तो तुम्हें थोड़ा सा सपोर्ट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट द एसिड इंडाइजेशन। तो एसिड इंडाइजेशन को यहाँ पे कौन ट्रीट करने वाला है, कौन सा ऑप्शन है जो ट्रीट करने वाला है, तो मैं तुम्हें बता दूँ। एसिड इंडाइजेशन के लिए KOH होगा, MgOH हो गया, BeOH होगा। तो हमें एंटी एसिड को यहाँ पे फाइंड कर लेना है। तो हमने जैसे पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग क्या बताएंगे कि KOH भी कर सकता है, बट ये ज़्यादा ही कुछ स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो MgOH जो होगा वो एंटी एसिड की तरह वर्क करता है। अगर किसी को एसिडिटी हो जाती है तो एसिड इंडाइजेशन हो जाता है, तो हम इसको MgOH देते हैं। तो ये क्वेश्चंस थे। ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो तुम्हें वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।